सुनो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट 3 सेकेंड। पहले देखो यहाँ पे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट, अगर आपका एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले ये निकालो कितने सेकंड में आपका ये टाइम जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी पलटी मारेगा कब आपका, है ना। तो मुझे पता है कैसे निकालना है। पहले सेकंड में कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद कितना घटेगा आपका? 5, तो कितना हो जाएगा? 20। फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? लास्ट में 0। नेक्स्ट, अब यहां पे स्पीड कितना है? 25, यहां कितना आपका? 20। एवरेज कितना हो जाएगा दोनों का? सारे कितना? 45/2 हुआ ना। अरे 25 + 20 का एवरेज कितना हुआ? 22.5। अगला कितना हो जाएगा? 17. मैंने पहले बोला कि जितना आपका ये रहेगा ना उसी को माइनस करते जाओ। घट रहा तो माइनस कर दो, बढ़ रहा तो प्लस कर दो। ये कितना हो जाएगा? 12. फिर 7.5, फिर कितना? 2. ये स्पीड है आपका, क्योंकि आपका था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने क्या किया? पहले यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट किया। 22.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हुआ एक सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा आपका? ये 22.5। ये भी कैसे जाएगा? 17.5। सबको ऐड करो पांचों को, वो आपका नेट डीएस एस का आंसर आ जाएगा। तो 3 सेकंड बोला ना, कहाँ 3 सेकंड? 1 सेकंड, फिर आपका ये 2 सेकंड, और का ये इतना ऐड करना, बस 3 को ऐड करना। आंसर 3 सेकंड का है ना। आंसर 3 सेकंड में, 3 सेकंड में जाके ऐड करो। डिस्प्लेसमेंट बात करें यहाँ पे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t = 3 सेकेंड एंड 5, 6, 7 एंड t = 7 सेकेंड। क्या दोनों में सेम होगा? t = 3 सेकेंड पे, t = 7 सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? दो कैसे? 5 सेकेंड यहां जाने में, फिर 6 और फिर 7। क्या लेंथ इतना ही बचेगा डिस्प्लेसमेंट का दोनों केस में? तो t = 3 सेकेंड में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर t = 7 सेकेंड पे आएगा। किसके लिए? ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट, और किसी के लिए नहीं। अगर फॉर्मूला से निकालना है, फॉर्मूला से निकालो। कैसे निकालेंगे? s = ut - ½ at²। माइनस क्यों रखेंगे? बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। u कितना है? 25। पुट कर लो सब बच्चे। तो 25 × 3 सेकेंड बोला था, माइनस ½ × 5 × 3 का स्क्वायर, यही था ना आंसर। सो 75 माइनस 9 5 45/2, 22.5। वो दिक्कत, तो कितना हो जाएगा आपका? 52. ऐसे भी ऐड कर कितना मिल रहा है आपको? चेक कर लो, सेम आ रहा है। हाँ, यहां भी ऐड कर लो, सेम आएगा। 22.5 + 17.5 कितना हो गया? 40। अब 40 + 12.5 कितना हो गया? इसका मतलब लॉजिक भी क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर। यहाँ पे चमका सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइंड द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। अगर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे, ये आपका एफ है, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे हम लोग, और इतना 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्टेंस आया जो भी आपका, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली। 20 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री पे अप्लाई किया गया है, और बॉडी आपका 5 मीटर आगे बढ़ा। तो मैंने क्या सीखा आपको? वर्क डन क्या होता है बच्चे? बोलेंगे F × D × cos। इस बात का ध्यान रखना है कि F और D के बीच का एंगल हमेशा एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। अगर इसको दो फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे, एक जाएगा नीचे की तरफ, एक जाएगा सामने की तरफ, है ना। हमें कौन से मतलब है? हम लोग को A से मतलब, फर्स्ट से मतलब, सेकेंड से मतलब हम लोग को फर्स्ट से। क्यों? फर्स्ट वाला फोर्स कहां जाएगा? 5 मीटर के डायरेक्शन में जाएगा। मैंने ये बोला कि अगर मान लो ऐसे फोर्स यहां दिखा आपको, ये 37 डिग्री, हाँ ये आपका है 37 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो इसका दो फॉर्म बनेगा, एक जाएगा एक्स में और एक जाएगा वाई में। एक्स वाला जा रहा है किस तरफ? राइट की तरफ। वाई वाला कहाँ है? डाउन की तरफ। इसका भी दो फॉर्म बनेगा ना 20 न्यूटन का, एक जगह राइट में, एक जगह नीचे। हमें मतलब उससे कि फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये वाला तो 90 पे चला गया, इसका वर्क डन तो 0 हो जाएगा, और ये कहां जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो क्या होगा? पुट कर लो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स कितना था? 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 इंटू कॉस कितना हो जाएगा? 37, और कॉस 37 कितना होता है? 4/5। 20 इंटू 5 इंटू 4/5, 5 ने 5 को मार डाला, 24 80 जूल। 80 जूल या फिर बोलेंगे 80 न्यूटन मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। कितने बच्चों का आंसर मैच किया है?
एनर्जी का भी आपका जो एसआई यूनिट उसका जूल होता है, वर्क का भी क्या होता है आपका जूल ही होता है, ठीक है। पहला पॉइंट एनर्जी का मतलब है क्या? सो एनर्जी आपका है क्या? किसी वर्क को करने की कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या आपका? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देख लो, एनर्जी को बेसिकली क्लास 9th के लिए बोल रहे हैं, और किसी के लिए भी एनर्जी को बेसिकली दो बार डिवाइड किया गया। कौन सा आपका? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या क्या नाम दिया यहां पे हम? काइनेटिक एनर्जी एंड आपका पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का मतलब समझाते क्या होता है अच्छे से। आज आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ठीक है। एक एक पॉइंट समझना। कल अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं। आज सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे पूरे लेक्चर को तरीके से, ठीक है। ध्यान दो, इधर के बच्चे बोल रहे हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से आता है। उस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी आया, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब अगर बॉडी मोशन है तभी उसकी एनर्जी है, अगर मोशन ही नहीं है तो एनर्जी भी नहीं होगा। पहली बात, मोशन कहां से आया? फोर्स से आया। अगर बॉडी में फोर्स अप्लाई करोगे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आएगा तो पोजीशन चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन कहां से है? बिकॉज ऑफ फोर्स। आपने जो फोर्स अप्लाई किया उससे बॉडी मोशन आया, उस मोशन से एनर्जी क्रिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ पोटेंशियल आता है उसके पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताएंगे आपको हम, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। ये तो पता ही होगा सबको। एनर्जी कभी ना लॉस होता है ना कभी आपकी एनर्जी का गेन होता है। ये बस अपने फॉर्म को ट्रांसफर करता है। कभी आपका लाइट कन्वर्ट हो गया, आपका सपोज को इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी आपको लाइट में कन्वर्ट हुआ, साउंड में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ। ये सब चीज कन्वर्जन चलता रहेगा आपका, लेकिन एनर्जी कभी लॉस नहीं हो पाएगा। क्लियर? हमेशा उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? हमेशा ट्रांसफर होता है, ठीक है, कन्वर्जन होता है आपका। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगा? पोजीशन की वजह से। अब मोशन की वजह से क्या आएगा? एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करना कि तुम्हारे अंदर भी कौन सा एनर्जी है? मोशन है कि पोजीशन है? मोशन कितना है तुम्हारा भी? तो तुम्हारे अंदर काइनेटिक कितना हो गया अभी फिलहाल? तो कौन सा एनर्जी आपके पास है अभी? पोटेंशियल एनर्जी। समझा? जिस पोजीशन पे आप बैठे हो दैट इज कॉल्ड, उस वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस पॉइंट कहां से मानेंगे? इस बात समझ लो। रेफरेंस पॉइंट हमारा जब भी मानेंगे इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए, किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी को मेजरमेंट करने का रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है अर्थ का सरफेस, ग्राउंड सरफेस। ये जो अर्थ का सरफेस है ना, दिस इज रेफरेंस फ्रेम। ये हमारा रेफरेंस रहेगा मेजरमेंट करने का। तो कहने का मतलब ये वो पोजीशन, मतलब क्या? आप अपने आप को पोजीशन मेजरमेंट कर रहे हो कि मैं कहां पे हूं। तो आपका पोजीशन कैसे पता करेंगे? आपका पोजीशन ये पता करेंगे अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर हो या अर्थ के सरफेस पे हो। अगर मान लो तुम अर्थ के सरफेस पे हो, तुम्हारा हाइट यहां पे ही है, तो इसको हम h इक्वल टू 0 मान के चल रहे हैं, बिकॉज यही हमारा रेफरेंस है। अब तुम जितना ऊपर बढ़ोगे पोजीशन बढ़ेगा घटेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। और जितना नीचे आओ क्या होगा? घटेगा। और जिस टाइम पे तुम अर्थ के सरफेस पे पहुंच गए उस टाइम एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। तो तुम क्या अभी अर्थ के सरफेस पे हो कि उससे ऊपर हो? ऊपर हो ना, फर्स्ट फ्लोर पे हो तुम लोग बैठे हुए हो ना। अगर अर्थ के सरफेस पे होते तो क्या बोलते उसको हम लोग? 0। बट तुम्हारी एनर्जी है, कैसे पता चलेगा? अगर तुम फ्लोर पे जाकर छोड़ दे ऐसे ही, कहां गिरोगे? एनर्जी था तभी तो मूवमेंट कर पाए। कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कब कर पाएगा? जब उसके अंदर क्या होना चाहिए? एनर्जी। अगर मान लो मैंने बोला कि इस पेन को मैं से रख दी यहां पे, मूवमेंट कर पाया क्या? इसका मतलब इसके पास एनर्जी अभी नहीं है। बट जैसे ड्रॉप करेंगे कौन सा एनर्जी गेन कर लेगा इसके अंदर? काइनेटिक। कौन सा गेन करेगा? और गेन कर कहां गिरेगा फिर? आपका नीचे। इसका मतलब ये हुआ कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। एनर्जी दो टाइप का डिफाइन करते हैं, कौन सा? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक आता है मोशन की वजह से और पोटेंशियल आता है पोजीशन की वजह से। अगर इसको डिफाइन करना हो खुद से लिखना हो, कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ करेक्ट, ऐसे लिखना है। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगला स्टेटमेंट लाइफ टाइम याद होना चाहिए, मरते टाइम भी याद होना चाहिए। मान लो तुम मरने वाले हो तो पूछेंगे तो आंसर कर देना उस टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान दो यार, विश्वास। जब भी बात करेंगे कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है,
तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज होता है कांस्टेंट। क्या होता है ऑलवेज? दैट इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो बात समझना, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा कैसे वेरी करेगा देखना, जब काइनेटिक इंक्रीज करेगा, बात समझ लोग, जब काइनेटिक इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और जब काइनेटिक डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल। ऐसा क्यों करेगा? बिकॉज दोनों मिलाकर कांस्टेंट आंसर आना है, इसीलिए दोनों का आंसर कैसा आना है? कांस्टेंट। तो दोनों एक साथ वेरी करता है आपका, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि अपने आप को कांस्टेंट रख सके। देखो एग्जांपल समझाते हैं, सुना बात को। ये बॉल को यहां पे हैंड से हम पकड़े हुए हैं, मान लो रिलीज करने वाला है, ठीक है, ये एच हाइट पे है, एच हाइट पे है। बात समझना, वर्क डन भी क्या काइंड ऑफ एनर्जी तो है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो वर्क भी क्या आपका एक एनर्जी है। बताओ वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू वो दिक्कत इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे देख लेते कॉस थीटा कितना है, ध्यान दो। इस ब्लॉक पे फोर्स कौन सा लग रहा है? धरती माता की वजह से कितना लग रहा है? mg। कितना लग रहा है? mg। और डिस्प्लेसमेंट की तरफ नीचे की तरफ ये क्या कितना आपका? h लिख लो। तो mg इंटू h, और एंगल कितना होगा आपका? ब्लॉक कहां गिर रहा है? एच भी किधर है? एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री से हुआ। 90 तब होगा ना जब ब्लॉक आगे भागेगा ऐसे और फोर्स नीचे लगेगा, तो बोलेंगे 90 ना। ब्लॉक कहां रहा है और हाइट भी एमजी भी कहां है? दोनों क्या सेम डायरेक्शन में नहीं दिखा आप लोग को? अरे एमजी भी नीचे एच भी नीचे, एंगल कितना हो गया दोनों का? पैरेलल हो गया ना। एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री, पैरेलल हुआ तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। कितने बच्चों को डाउट है अभी तक इस कॉन्सेप्ट में कि 0 डिग्री का आपका 180 डिग्री है? ये बताओ इसके लिए, मान लो ए क्वांटिटी है, ये आपका बी क्वांटिटी है, एंगल कितना दोनों के बीच में? कैसे पता चला? बिकॉज दोनों का एंटी पैरेलल हो गया। अब एंगल कितना होगा? 180। अगर मान लो एक क्वांटिटी ये रहा, एक क्वांटिटी ये रहा बी, अब कितना एंगल हुआ? जब दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल चल रहे हो तो क्या बोलेंगे उसको हम? 0 डिग्री। बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। और इसका मतलब क्या हुआ? ये ए है, ये बी है, तो बताओ कितना हुआ? 90। तो इस वाले क्वेश्चन में चेक करो क्या है। इस वाले क्वेश्चन में ये रहा बॉल, बॉल पे एमजी लग रहा है नीचे और एच भी कहां है? तो पैरेलल की एंटी पैरेलल, तो एंगल 0 की 180, 0 की 180। चमका नहीं चमका? ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। माइनर मिस्टेक करोगे आंसर कभी नहीं आएगा। चलो देखो, तो फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h, एंगल कितना? 0 डिग्री। तो कितना आ गया आपका? mgh। वर्क डन कितना आपका? mgh। चमका नहीं चमका? तो वर्क डन mgh आपका आया, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है क्या आपका? एक वर्क डन ही तो है। इस ब्लॉक को, इस बॉल को यहां से h डिस्टेंस चलने में कितना एनर्जी लॉस करना पड़ा? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, बात समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है? अपने आप को स्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी लॉस करेगा, गेन करेगा? लॉस करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का नाम दिए ए, इस पॉइंट का नाम दिए बी, तो ए पॉइंट पे बहुत ज्यादा एनर्जी रहा उसके पास, ज्यादा एनर्जी है तभी तो ए पे है। अब ये कहां गिरने का ट्राई करेगा? नीचे, क्योंकि एनर्जी लॉस करना चाहता है। एनर्जी लॉस करके इसके पास मिनिमम एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब बात समझना, नेक्स्ट पॉइंट सुनो अच्छे से। इस वाले पॉइंट पे h डिस्टेंस होने से क्या है इसके पास? mgh। अब इसको होल्ड करके रखिए तो काइनेटिक कितना है इसके पास? 0। कितना है काइनेटिक? 0। पोटेंशियल कितना है इसके पास? mgh। चमका? इसके पास काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल कितना है? mgh। अब जैसे रिलीज करेंगे तो हाइट घटेगा, बात समझना। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी चेक करना सब बच्चे, जो हमने वर्क डन निकाला था वही आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? सब बच्चे बोलेंगे mgh। इसको लाइफ टाइम याद रखना, रात को 2 बजे पूछे तभी क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल कितना होता है आपका? mgh। m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज कांस्टेंट, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी क्या होता है? कांस्टेंट। बचा क्या? h। हाइट तो चेंज करेगा, ऊपर गया कि नीचे, तो ओनली वेरिएबल कौन सा इसके पास है? हाइट। बाकी क्या इसमें? कांस्टेंट। चमका?
देखो सब बच्चे बताएंगे, अगर हाइट घटेगा तो पोटेंशियल भी, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी। इस पॉइंट मान लो एच हाइट पे इसका पोटेंशियल कितना है, इसका फिलहाल भी mgh। अब बॉल नीचे आएगा तो क्या घटेगा, हाइट, हाइट घटे तो क्या घटेगा। अब तुम बता, बॉल नीचे आया तो पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, और घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि हाइट घट रहा है, क्योंकि हाइट, पोटेंशियल जी किस पे डिपेंडेंट है, हाइट पे। जैसी हाइट घटेगा पोटेंशियल भी, पोटेंशियल भी। अब ये बताओ पोटेंशियल घटेगा तो क्या बढ़ेगा। अब समझते काइनेटिक कैसे बढ़ेगा, बात समझना। इसको जब होल्ड करके रखे थे तो काइनेटिक कितना, जीरो। जीरो क्यों, बिकॉज मोशन तो है नहीं, रेस्ट पे है। अब जैसे रिलीज करेंगे क्या वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा, वेलोसिटी का बढ़ना स्टार्ट होगा। इस टाइप मान लो पेन को यहां से फेंकते हैं, फिर यहां से फेंकते हैं, मैंने फील किया ऐसा कि जितना नजदीक से फेंकेंगे वेलोसिटी इंपैक्ट बहुत कम होगा, और जितना दूर से फेंकेंगे ज्यादा वेलोसिटी होगा। जितना हाइट ज्यादा होगा उसकी गिरने के बाद वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा। बात समझो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आपका, पहले लिख लो यहां पे, ये होता है हाफ mv²। क्या होता है, चेक करो यहां पे। जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट था आपका, हाइट पे। किस पे डिपेंडेंट था आपका, तो काइनेटिक किस पे, चेक करना। हाफ तो कांस्टेंट होता है, बाद लिखना। मास में क्या होता है, अब क्या बचा, इसका मतलब काइनेटिक डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे। किस पे, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे। हाफ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, बचा क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक भी, वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक भी चमका, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहां दिख रहा है हम लोग को। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम वेलोसिटी उतना कम काइनेटिक एनर्जी। चमका यहां पे जब बॉल को ऐसे होल्ड करके रखे थे तो वेलोसिटी था जीरो। कितना था वेलोसिटी, जीरो। अब पोटेंशियल कितना था, mgh। इस टाइम पे अगर बात करें दोनों को मिलाकर तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का आंसर कितना है, सब बच्चे बोलेंगे mgh प्लस जीरो। कितना आ गया, चमका। इस पोजीशन पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का आंसर कितना आपका, mgh। नो, जैसे इसको रिलीज करेंगे पोटेंशियल घटेगा और काइनेटिक, मान लो बॉल यहां पहुंच गया, सब बच्चे ध्यान देंगे इधर, बॉल यहां पहुंच गया, यहां पहुंचते ही एच कितना हो गया, जीरो। एच मतलब उसके सरफेस से कितना ऊपर। जब तुम यहीं पहुंच गए तो हाइट कितना बचा, कुछ भी नहीं। बताओ हाइट जीरो हो गया अगर मान लो, तो पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। वेरी गुड, कितना हो गया, जब एच ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी। तो यहां पे मैक्सिमम क्या होना चाहिए फिर, काइनेटिक। क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको काइनेटिक अगर पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक, जब पोटेंशियल जीरो हो जाए तो काइनेटिक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जब काइनेटिक जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चमका। क्या बोला चाह रहे हैं, दोनों मिलाकर आंसर हमेशा आना चाहिए, कंजर्व सेम आना चाहिए। इसको प्रूफ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पहले इतना कॉपी कर लो। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया मैंने आपको, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस शुड बी ऑलवेज। इसका मतलब बहुत कम बच्चे समझेंगे अभी। अब इसको थोड़ा फील करवाते क्या बोलना चाह रहे हैं। सुनो, कांस्टेंट मतलब आंसर सेम आना ऑलवेज। अगर एक बॉल को ड्रॉप की यहां से रिलीज करने जा रहे हैं, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक रिलीज करने वाले बॉल को, ठीक है। तो यहां मान लो स्पीड u है इसका, यहां स्पीड कितना है, v। तो u तो जीरो होगा स्टार्टिंग में, u होल्ड करके रखे है ना, u कितना हो गया, जीरो। सब बच्चे बोलेंगे। तो काइनेटिक कितना, पोटेंशियल कितना, मैक्सिमम, दैट इज mgh। एच हाइट पे है तो कोई दिक्कत। जैसे ही स्ट्राइक करेगा एच बन जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। और काइनेटिक हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा काइनेटिक आपका, देखो इसका मतलब क्या हुआ, बात समझना। तो काइनेटिक का आंसर होता क्या है, हाफ mv² होता है क्या। आप यहां क्या बोलोगे सर कि टोटल मैकेनिकल कितना है, टीएमई कितना है। टीएमई मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, बात समझो। यहाँ पे बात है नहीं, टीएमई आपका आया, आपने बोला सर mgh पोटेंशियल का है, काइनेटिक का जीरो। आंसर कितना आएगा टोटल मिलाकर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट सुनो अच्छे से बच्चे। टीएमई कहने का मतलब हुआ कि आप बॉल के लेकर किसी भी पॉइंट पे
इस पॉइंट पे एनी पॉइंट जहां भी चला हुआ हो, उस पॉइंट पे कहीं भी टीएमई निकालो, उसका आंसर वही आएगा जो आपका ऊपर आया। कितना है? एमजीएच। हर जगह पे आंसर कितना आना चाहिए? एमजीएच आना चाहिए। इसी को बोलते कंजर्व रहना, इसी को बोलते कांस्टेंट रहना। कांस्टेंट मतलब एमजीएच का आंसर कभी चेंज। यहां भी तुम निकाल लो तो टीएमई कितना आएगा, यहां भी निकालो टीएमई कितना आएगा, यहां भी निकालो टीएमई कितना आएगा, और यहां भी निकालो टीएमई कितना आएगा। प्रूफ कर लेते आता है कि नहीं आता? देखो तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, बताओ टीएमई कितना आएगा। सब बच्चे बोलेंगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो आप बोलो सर टीएमई तो यहां कुछ और आया, आप तो कुछ और बोल रहे थे। आपने बोला एमजीएच आया, बट यहां पे क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। अब तो बहुत दिक्कत वाली बात है, कैसे प्रूफ किया जाए? देखो ये बताओ, हमें एक फॉर्मूला पता किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ए बन जाएगा एक्सेलरेशन, एस बन जाएगा हाइट। एक ही बात हुआ ना। आपको ये वाला पता होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। सब कुछ भी लिखा है 2 की जगह 2, बट यहां पे एक्सेलरेशन फिक्स है। कौन सा? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होता है? g। और एस मतलब हाइट, कितना हाइट चला हो, कितना हाइट चला आपका? h हाइट चला है। कोई दिक्कत? इनिशियली यू कितना है? 0। पुट करो तो वी स्क्वायर कितना आ गया? 2gh। चमका? अरे यू तो 0 हो गया, ये टर्म क्या हो गया पूरा आपका? तो बचा क्या आपका? बचा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। पुट कर ले, यहां पे पुट करो तो टीएमई तमे क्या आ रहा है? तमे हाफ एम 2gh। 2 ने 2 को मार डाला, क्या बचा? सेम आया क्या? चमका नहीं चमका? आप किसी पॉइंट पे निकालोगे, मतलब यहीं पे नहीं, यहां पे नहीं, कहीं भी निकाल लो, जो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को ट्रेस किया है उस पॉइंट पे कहीं भी निकाल लो, तमे का आंसर, टीएमई का आंसर सेम आना चाहिए। वो एमजीएच आएगा कि हाफ एम इसका, उससे मतलब नहीं है, बट सेम आना चाहिए। वही से हमको कांस्टेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, समझे? उसका आंसर कभी चेंज नहीं करेगा, उसका आंसर कभी चेंज नहीं करेगा। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होते हैं। मान लो क्वेश्चन कैसे वेरी करेगा, सुनो। मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मैंने बोला यहां पे आपका जो तमे है, टीएमई आपका कितना? 90 जूल। कितना आपका? मैंने बोला बताओ बी पॉइंट पे काइनेटिक कितना होगा? बी पॉइंट पे काइनेटिक कितना होगा अगर इस सरफेस से 20 मीटर डिस्टेंस पे है? तो यहां पे टीएमई पता ही है, और यहां पे टीएमई ऐड करके क्या निकालेंगे? जो भी निकालना निकाल सकते हैं। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं? दोबारा इसको रिवाइज करवा रहे हैं जल्दी से फटाफट, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम। ध्यान सुनना। यहां तक किसी को डाउट है क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब काइनेटिक घटेगा तो पोटेंशियल, काइनेटिक घटेगा तो पोटेंशियल, जब काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल। पोटेंशियल किसकी वजह से निकालते हैं? पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? अरे पोटेंशियल किसकी वजह से निकालते हैं? और काइनेटिक किसकी निकालते हैं? दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या मिलेगा? कांस्टेंट। क्या मिलेगा आपको? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या बोलते हैं हम लोग? टीएमई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई बॉल सरफेस पे रखा हो तो पोटेंशियल कितना होगा? 0। कितना होगा? और जहां से मेजरमेंट कर रहे हो बॉल वही रखा तो हाइट 0, हाइट 0 तो पोटेंशियल भी 0। जिस टाइम पे पोटेंशियल 0 तो क्या मैक्सिमम होना चाहिए? काइनेटिक। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम काइनेटिक। और जिस टाइम पे काइनेटिक 0 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पोटेंशियल। दोनों एक दूसरे के हमेशा रेसिप्रोकल चलेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्लियर? यहां पे दोबारा देख रहे हैं यहां पे एक बार से फिर से। काइनेटिक क्या होता है? बिकॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से। ऑब्जेक्ट में मोशन की पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगा? ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आएगा? ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। पोटेंशियल किस वजह से आएगा? ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। काइनेटिक किस वजह से आएगा? जल्दी, मोशन की वजह से। किसकी वजह से? दोनों को ऐड कर ले क्या मिलेगा हम लोग को? दोनों ऐड कर क्या मिलेगा हम लोग को? बोलते क्या उसको? क्या बोलते हैं उसको? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। डाउट किसी बच्चे को यहाँ पे? अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल मैक्सिमम तो क्या मिनिमम? अरे क्या मिनिमम? अगर किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक मैक्सिमम तो क्या मिनिमम? डाउट किसी बच्चे को? कॉपी कर लो जल्दी।
एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपसे कि प्रूव दैट, जो अभी करवाया थोड़ी देर पहले आपको ना, ये क्वेश्चन पक्का पूछता है आपसे, हमेशा पूछता है कि एट ए एंड एट बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, इसको प्रूफ करना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता क्या आपका? पोटेंशियल प्लस, यहां भी क्या होगा? पोटेंशियल प्लस लिखेंगे ऐसे, देखो ऐसे लिखेंगे, देखिए पोटेंशियल एट ए एंड काइनेटिक एट ए, यहां भी सेम पोटेंशियल एट बी और काइनेटिक एट बी। बताओ यहां पे सब बच्चे, अगर टीएमई की बात की जाए तो पोटेंशियल एट ए कितना है आपका? mgh, मान लो इस साइड पे रखा हुआ है mgh, और काइनेटिक कितना है इसका? 0। बताओ यहां पे टीएम एट बी बताओ, पोटेंशियल कितना है? 0, काइनेटिक कितना है? हाफ, और उसको फॉर्मूला पुट कर दिया तो क्या होगा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना आया था? 2gh, तो कितना आंसर आ गया? mgh। और यहां भी कितना आ गया था? So this proves that total mechanical energy always constant throughout the trace path। जो भी आपका पाथ रहेगा उसमें टीएमई कभी चेंज नहीं करेगा, पोटेंशियल चेंज करेगा, काइनेटिक इंडिविजुअल चेंज करेगा, बट कभी टीएमई चेंज नहीं करेगा, हमेशा आंसर सेम आएगा। मैंने बोला क्वेश्चन दिया आपको ऐसे, लाइक दिस पॉइंट ए, इसको हम सी नाम कर दिए, इसको नाम डी कर दिए। तो बच्चे ध्यान देंगे यहां से। अच्छा, हाइट कहां से निकालते हैं हम लोग? हाइट ऑलवेज फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, यहां से, ठीक है। ये पार्ट जो होगा इसको हाइट बोलेंगे, यहां पहुंचा तो इसको हाइट बोलेंगे, यहां पहुंचा तो इसको हाइट बोलेंगे। क्लियर ना क्या बोलना चाह रहे हैं? इस बात को ध्यान रखना। देखो, तो मैंने बोला सी पे मान लो 90 जूल टोटल है, कितना आपका है? 90 जूल। और मैंने बोला कि इस पॉइंट पे आपको हाइट निकालना है, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी आपका दे रखा है 50 जूल, कितना दे रखा है? कितना आपका? 50 जूल। ये बताओ क्या यहां जो आंसर सी पे सेम आपका डी पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट तो क्या, जो टीएमई का आंसर सी पे वही टीएमई का आंसर डी पे। तो टीएमई सी पे कितना है? अरे कितना है? आवाज नहीं आ रही है? डी पे भी कितना आना चाहिए? है कितना? फिलहाल कितना कमी रह गया? मतलब पक्का हो गया पोटेंशियल एनर्जी आपका 40 के बराबर रहा होगा। अच्छा का पोटेंशियल किसके बराबर? पोटेंशियल mgh होता है क्या? mgh इक्वल टू 40। एक मान लो 5 ग्राम का है, 5 के जो भी मान लो, आपका 5 के जी मान लेते हैं, तो 5 इंटू 10, चलिए काम करो सुनो, 4 के जी मान लेते हैं, 4 इंटू 10 इंटू h इक्वल टू 40, तो 10 4 40 कैंसिल, h कितना आ गया? 1 मीटर। कितना आ गया आपका? 1 मीटर। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। चमका बात, बस ये पता होना चाहिए किसी दो पॉइंट पे कहीं नहीं बोल दे, हमेशा टीएमई कांस्टेंट, टीएमई का आंसर सेम आएगा। सिर्फ पोटेंशियल का सेम आना जरूरी नहीं है, काइनेटिक भी सेम आएगा जरूरी नहीं है, बट ये पक्का जरूरी है कि टीएमई का आंसर सेम आएगा। चमका नहीं चमका? इसको लिख चुके, लिखना है तुम लोगों को, ये क्वेश्चन लिख लो। हाँ जी बताओ, गैलीलियो का थर्ड इक्वेशन क्या है? अच्छा ये कलर दिख रहा है सबको ना? विजिबल है ना? हाँ देखो, बढ़िया है, तो बढ़िया दिखना था। यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है ना? बताओ क्या? वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, मतलब वही 2s। बस आपका धरती माता के केस में ए आपका जी बन जाएगा ऑलवेज, है ना? नीचे आ रहा तो प्लस जी, ऊपर जा रहा तो, और ये रही धरती माता। अगर कोई ब्लॉक आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? माइनस जी। कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया तो क्या बन जाएगा? बस इतना डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं। देखो चेक करो, ये बताओ सब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर या वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास, मास के बाद वेलोसिटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। देखो चेक करो, यहां पे वी स्क्वायर दिख रहा है ना सबको? बोलो। अच्छा हम बोलते हैं ऐसा हाफ एम यू स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा? फाइनल हो जाएगा। क्लियर? बताओ, यहां वी स्क्वायर, यहां भी वी स्क्वायर, तो ऐसा क्या किया जाए यहां भी हाफ आ जाए, मास भी आ जाए। एक काम करते 2 को सेंड करो नीचे, तो होगा वी स्क्वायर माइनस
u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी एच। चमका? तो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तो क्या इसको वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, इक्वल टू जी एच? किसी बच्चे को डाउट है यहां पे? बोल दो एक बार। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, ये बताओ मैथमेटिक्स में क्या होता है, बात समझना, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाएंगे अभी आपको। देखो, अगर मैंने बोला 8 इज ग्रेटर देन 6, सही गलत है? सही है। और दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 16 और क्या हो जाएगा? 12। ये भी अभी तक ग्रेटर ही है। -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? -16 और अब कौन बड़ा हो गया? साइन क्या हो गया? चेंज हो गया ना। साइन चेंज कब करता है? जब आपका मतलब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। प्लस माइनस करने पे चेंज नहीं होगा, बट नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे चेंज होगा ना। इन द सेम वे बताओ यहां पे सब बच्चे, आप यहां पे अगर दोनों तरफ कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कि एक 2 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है, तो यहां पे एक से मल्टीप्लाई दोनों तरफ नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स कैसा वेरिएबल क्वांटिटी है, ये पॉसिबल नहीं है। इन द सेम वे अगर मैंने बोला, बात समझना जो बच्चे यहां पे, अगर मैंने बोला आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाय 0 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 0 ऑन, तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 2a, 0 इक्वल टू इक्वेशन प्रूफ। बट 0 इक्वल टू 0 तो होता ही नहीं। पहली बात तो क्या 0 इक्वल टू 0 होता है क्या? 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल बताओ मुझे? वाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0? कभी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते हम लोग? देखो देखो सुनो, बोलोगे सर 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो 2 इक्वल टू भी पॉसिबल नहीं है। हम बोले ये पॉसिबल है, कैसे? एक काम करो, क्या 2 को हम लोग 2 इंटू 1 लिख ले? क्या इसको भी 2 इंटू 1 लिख ले? अब एक काम करो, 2 को नीचे भेजो, क्या होगा? 2 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई, तो 2 बाई 2 कितना हो गया? 1 इक्वल टू 1। ये तो ठीक है। इन द सेम वे यहां भी ऐसे करके बोलोगे सर यहां भी कर लो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 इंटू 1। अब देखो तो 0 नीचे आ गया, 0 बाई 0 इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या? तो कोई भी क्वेश्चन 0 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी किसी नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, दैट शुड बी कांस्टेंट नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए? वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, पता ही होगा। वेट वेरी करता है बट मास क्या होता है? तो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता मास होता है कांस्टेंट, सो मल्टीप्लाई एम ऑन बोथ साइड। एम ऑन क्या मिल गया? mv स्क्वायर बाई माइनस mu स्क्वायर बाई इक्वल टू, चमका? बोलो सब बच्चे, क्या इसको रीअरेंज कर ले? रीअरेंज कर ले इसको। तो रीअरेंज करने के बाद सब बच्चे बोलेंगे यहां पे रीअरेंज करने के बाद आपको जो टर्म बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। चमका? ये बताओ ये कौन सी एनर्जी है? ये कौन सी एनर्जी है? फाइनल की इनिशियल? तो बोलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये एम जी एच। क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है क्या? क्या इसी को वर्क डन बोलते हैं? तो क्या ये वर्क डन बराबर हो गया क्या? एक और फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। क्या मिला फॉर्मूला? कि वर्क डन इक्वल टू, क्या ये फाइनल मास से वो चेंज बोलते हैं हम लोग? क्या ये चेंज है? क्या ये चेंज किसके अंदर आया? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो बोले वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर। अगर थोड़ा सा पावर की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर मतलब ये हुआ कि सेम वर्क को करने में, लाइक मैंने बोला कि ए नाम का बच्चा है जो सुखड़ी है, ठीक है, अभिमन्यु की तरह, तो सुखड़ा है सुखड़ी दोनों है। क्या सुनो, इसको बोले कि 100 kg का पहाड़ उठाना है, पत्थर उठाना है, अब क्या सुखड़ी नहीं है? देख लो, इसको बोला गया 100 kg का एक पत्थर है, उसको उठाकर लाना है, ठीक है। मान लो उठाकर लाया,
बट ये चेक करो उसको उठा के लाने में कितना टाइम लगा, मतलब उस वर्क को करने में कितना टाइम लगा। यही चीज 100 kg बोले ट्रक से उठा के लाओ, इसका भी टाइम चेक कर लो कितना लगा। यही 100 kg बोल दो आप करने के लिए, खली को बोल दो करने के लिए, इसको पूछो कितना टाइम लगा। तीनों को डिफरेंट टाइम लगेगा नहीं लगेगा, बट काम तो सेम है, काम क्या अलग है। मैंने बोला कि इतना काम करोगे सबको देंगे 1000 रुपया, तीनों को बोले 1000 रुपया देंगे, तीनों को देंगे 1000 रुपया, बट काम करके दिखाओ। तीनों ने काम किया बट टाइम तीनों को अलग लग गया, लगा ना। तो पावर का मतलब ये हुआ उसी काम को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम को करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर किसके पास जाया था, ट्रक के पास, फिर किसके पास जाया था, खली के पास, इसके पास था सुगड़ी के पास, कोई पावर नहीं। 1 घंटा लग गया उठाने में इसको यहां से यहां तक 100 kg। तो टाइम बढ़ेगा तो पावर घटेगा, और अगर टाइम घटेगा तो पावर। इसका मतलब पावर का रिलेशन किससे, वॉक से तो है ही, वॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम से है कि उसी वॉक को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड पावर। अब आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका, वही तो पावर ही होता है, 1 किलोवाट का पावर। देखते हो पावर लिखा होता है, वॉट भी लिखा होता है, कितने वॉट का क्या है, पावर ही तो है। अब समझा देते देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है, देखो तो फील करना बच्चे लोग, डायरेक्टली आंसर निकालना यहां पर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं क्या कि आप अगर कभी भी शॉप गए होगे लाने के लिए बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट, जो भी आपका फैन, तो उस बल्ब में एक वॉट लिखा होता है, वॉट मतलब पावर, ठीक है। कितना, 12 वॉट का, 20 वॉट का, 10 वॉट का। जितना वॉट बढ़ाओगे उसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है लाइट का, और जितना वॉट घटाओगे ब्राइटनेस कम हो जाता है ना। इसका पावर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पावर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्लियर ना। अगर आप दुकान पे गए, आपने बोला मुझे 20 वॉट का बल्ब चाहिए, तो आपने पूरे घर में 20 वॉट का बल्ब लगाया, 10 कितना लगाया आपने, 20 वॉट का एक बल्ब, तो 10 बल्ब कितने वॉट का हो गया, 200 वॉट। कितना हो गया, 200 वॉट। सुना बात को। इस 20 वॉट का मतलब क्या हुआ, इस 20 वॉट का मतलब ये हुआ कि अगर वो बल्ब आपका कंटिन्यूअसली 1 घंटा चलता रहा तो 20 वॉट की एनर्जी कंज्यूम कर देगा। पावर क्या होता है लोग, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन आपका यूनिट क्या है, जूल। उस एनर्जी को कंज्यूम करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड पावर। और ये हुआ ना, तो मैंने बोला कि 20 वॉट का बल्ब था, तो 20 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करने में 1 घंटा टाइम लगा। कितना लगा, उस बल्ब पे जो लिखा होता है, लिखना बाद में, बल्ब पे लिखा होता है। तुम क्यों लिख रहे हो यहां पे, बल्ब पे लिखो ना, यहां मत लिखो। दोबारा बोल रहे हैं, उस बल्ब पे जितना वॉट लिखा हुआ ना उसको ध्यान रखना बस। जो वॉट लिखा 20 वॉट या 10 वॉट या 15 वॉट, इसका मतलब ये हुआ कंटिन्यूअसली 1 घंटा उसको यूज करोगे तो 20 वॉट की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी से। जबकि आप तो आपने टोटल 10 बल्ब लगाया था, कितना वॉट हो गया आपका, 200 वॉट। अब सुनो, होता क्या ना, 1000 वॉट का अगर एनर्जी कंज्यूम करते हो तो घर में आपका होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो आप बिल बनाते हो ना इलेक्ट्रिसिटी का, बोलते हैं ना कि बिल कैसे, तो बोलते हैं ठीक है 1 यूनिट का आपका 9 रुपए लेंगे, 10 रुपए लेंगे, शायद यही चल रहा है। कितना है, 10 रुपए के 9 रुपया, 9 रुपया, 12 रुपए किसका है, घर चेंज कर लो, बता रहे लूट रहे तुमको। वैसे तो केजरीवाल फ्री करके रखे हुए हैं, है ना, बट यहाँ हम लोग को बिल का भी पैसा देना ही पड़ता है। बट कोई नहीं, 10 मान के चलते ऑन एन एवरेज। 1 यूनिट का 10 रुपया, बात समझो, 1 यूनिट का आता है 1000 वॉट कंज्यूम करने पे। कितने वॉट, अगर आपका बल्ब कंटिन्यूअसली 1 घंटा चला तो बल्ब पे लिखा है 20 वॉट, तो 20 वॉट एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है। आपके पास 10 बल्ब थे ना, वैसे 10 बल्ब होंगे घर में तुम्हारे जो चलता हो, नहीं 5 ही मान के चलते हैं, 5 बल्ब तो यूज में होता है हमेशा मेरे ख्याल से। चलो 5 मान के चलते हैं, मतलब कि ये हुआ कि 5 बल्ब का 100 वॉट, 1 घंटा कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो घर में कितने वॉट कंज्यूम कर लिया आपने, 100 वॉट। कितने वॉट, 100 वॉट। अब भी 1 यूनिट आपका पैसा नहीं उठाया, ठीक है ना। देखो अगर 10 घंटा कंटिन्यू बल्ब को यूज करोगे 1000 वोट आ जाएगा। क्यों, 1 घंटे में 100 वोट, तो 10 घंटे में 1000 वोट। हमें क्या 10 घंटा बल्ब जलता भी है घर का, है ना, 10 से 12 मान लो, 10 मान कर चलते ऑन एन एवरेज। तो 1 दिन पूरा चला आपका बल्ब, 5 बल्ब कंटिन्यूसली ऑन रहा 10 घंटे तक, तो बोलेंगे 1 यूनिट आया, मतलब 10 रुपए आया। कितना रुपया आ गया, 10 रुपया आपने खर्च किया कंटिन्यूसली बल्ब को यूज करके। अगर कितना घंटा आपने यूज किया, 10 घंटा। फैन भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, कूलर भी है, हीटर भी है, बहुत सारा चीज है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सिर्फ बल्ब आपका 1 दिन का 10 रुपये उठा रहा है, तो पूरे महीने कितना उठ जाएगा, हाँ 300 रुपये। कितना, 5 बल्ब मिलके घर में 300 रुपये उठा रहे हैं, 30 यूनिट लेके चल रहा है वो।
एसी होता है 3500 वोल्ट का। कितना होता है? 3500 वोल्ट। बात समझना हम कैसे बर्बाद देखना, यहाँ पे हर रूम में एसी लगा हुआ है ना, देखना कैसे बर्बाद होंगे अभी हम। देखो चल रहा 1000 वोल्ट का कितना? 1 यूनिट 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने यूनिट उठा दिया ये? 3.5 यूनिट। 1 घंटे में कितना? और 1 घंटे में 35 रुपए खर्च हो गया मेरा। तुमको पढ़ा रहे थे ना, चला गया मेरा 35 रुपया। 2 घंटा हो गया तो 70 रुपए जा चुका है मेरा। अब ये एसी कंटिन्यूसली अगर ऑन रहेगा हमारा 10 घंटे तक तो 350 रुपए 1 दिन का। कितने दिन का? 1 दिन का। और 30 दिन कितना हो गया? 9500। कितना हो जाएगा? मतलब 10,000 के आसपास मान, 10,500 सॉरी 10,500 एक से आ रहा है मेरा। सिर्फ 1 महीना कंटिन्यू यूज हुआ 10 घंटे तक, तो ऐसे 4 एसी यहाँ पे है। तो कितना हो जाएगा? 40,000 50,000 सिर्फ और सिर्फ एसी का। इसलिए एसी सोच समझ के यूज करें। ऐसे छोड़ो, घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको सोच समझ के यूज किया करो। अगर यूज में ना हो बंद कर दिया करो। तुम जो एनर्जी यूज करो फालतू का, क्या पता किसी और काम आ जाए। गांव गांव तक एनर्जी पहुंच नहीं पा रहा, क्यों? हम लोग वेस्ट कर रहे हैं फालतू इधर। इसलिए अगर आपको लगता है घर में कि यूज अभी नहीं है, बैटरी यूज करो। लैपटॉप बैटरी लगाओ, बैटरी से यूज करो, उसको रिचार्ज करो, बैटरी यूज करो। अगर लगता है बल्ब का यूज है तो बल्ब ऑफ कर दो। इसलिए बोलते क्लास खत्म होती क्या करना? पहले लाइट बंद करना। फैन कौन बंद करेगा भाई? एसी कौन बंद करेगा? ये कौन बंद करेगा? अच्छी बात है सर। अच्छा रुक जा, घर पे करोगे ना, घर से जब बाहर निकलते हो चेक करके निकला करो हमेशा कि मेरे रूम का फैन, एसी, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बंद है कि नहीं। बात समझे? क्योंकि उसका एनर्जी फालतू यूज हो रहा है आपका। आप देख रहे हो ना कि कैसे आप एनर्जी यूज करके वेस्ट ऑफ मनी प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे। इस मनी का इतना देने की जरूरत नहीं थी। 10 रुपया आपका 1 दिन का कौन ले रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 बल्ब जो 20 वोट का है। चमका बात क्या बोलो चाह रहे हैं? तो ये सब चीज नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम। इसकी रफ्तार क्या सर? 2 सेकंड मैंने 2 तक गिना और इसने कॉपी बंद करके अंदर बैग भी पैक कर लिया। किसका? हनी सिंह देखे, रफ्तार नहीं देखता है। अच्छा जोकता है। हाँ हाँ सुनो, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे हम कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जितना आज का लेक्चर हुआ उसके ऊपर। एंड पावर मतलब लास्ट लेक्चर रहेगा आपका, ठीक है? या फिर एक और लेक्चर ले लेंगे। हाँ बच्चे देखो, नई बुक है पुरानी बुक है? ये पुरानी है, ये पुरानी है। एग्जाम्पल 11.4 11 उसका ब्लू क्वेश्चन 11.4 के बाद जस्ट एक ब्लू क्वेश्चन होगा सेट। ये वाला क्वेश्चन पूरा करना है, इंडेक्स क्वेश्चन, वही ब्लू क्वेश्चन। उसके बाद आपका है एक्टिविटी मत करना, एक्टिविटी हम करवा देंगे आपको। 11.5 अच्छा मैंने स्प्रिंग वाला क्वेश्चन नहीं करवाया वो ना, स्प्रिंग कल करवा देंगे। चलो ऑसिलेशन भी कल ही करवा देंगे। 11.6 11.7 नहीं 7 नहीं 11.6 ओनली। हाँ हाँ, अब तुम जो क्वेश्चन नंबर 4 बच गया था ना, 4 और ये 17 4-17 ये क्वेश्चन कर लेना। और एनर्जी पे जितने क्वेश्चन बच गए थे आपके पोटेंशियल काइनेटिक पे, एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन कर लेना। और ट्राई करना है नेक्स्ट क्लास में एंट्री तभी मिलेगा जितना मोल करके लाओगे। नहीं लाओगे क्लास के बाहर रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दे दो।